नमस्कार दोस्तों, welcome to UPSC Prelims PYQ series. Today we will discuss another 5 questions of Indian polity from PYQs, with the help of which you will be able to develop MCQ aptitude as well as you will be able to revise your concept properly. Today our first question is, consider the following events. Number 1, the first democratically elected Communist Party government formed in a state in India. Number 2, India's then largest bank, Imperial Bank of India, was renamed State Bank of India. Number 3, Air India was nationalized and became the national carrier. Number 4, Goa became a part of independent India. Which of the following is the correct chronological sequence of the above events? A. 4123, B. 3214, C. 4213, D. 3124. इस केस में हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज बी, 3214। क्या पूछा गया है इसमें? क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा गया है इवेंट्स का, यानी पहले कौन सी हुई, उसके बाद एंड देन लास्ट में कौन सी हुई। 4 चीज़ें दे रखी हैं। फर्स्ट देखते हैं थर्ड, यानी एयर इंडिया। एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया था 1953 में। देन सेकंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था 1955 में। एंड देन कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट थी वो 1957 में बनी थी। कौन सी स्टेट में बनी थी? दैट वाज केरला। उसके बाद लास्ट में गोवा को पोर्तुगीज से 1961 में लिबरेट किया गया था और इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बनाया गया था। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि जो एयर इंडिया है वो 1950 में नेशनलाइज की गई थी। ओरिजिनली जो है टाटा ग्रुप ने इसको लॉन्च किया था टाटा एयरलाइंस के नाम से। कब? 1932 में। इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो कराची से बॉम्बे और उसके बाद बॉम्बे टू मद्रास थी। एंड गवर्नमेंट ने जो एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया 1953 में, उसके अकॉर्डिंग इसको नेशनलाइज कर दिया गया, यानी सरकार ने अपने अंडर में ले लिया और इसका मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक टाटा ग्रुप से परचेज कर लिया। मेन इसको टाटा ग्रुप के JRD टाटा ने एस्टेब्लिश किया था। सेकंड आता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो सेटअप किया गया था कब? Jan 27, 1921 में ब्रिटिश ने इसको बनाया था। इसके अंडर में 3 बैंक्स को मर्ज कर दिया गया था जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे। कहाँ के? बॉम्बे के, मद्रास के और कलकत्ता के। और इसने एज ए सेंट्रल बैंक काम किया कब तक? 1935 तक। 1935 में क्या बना दिया गया था? RBI। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनलाइज कर दिया कब? 1955 में। कैसे? SBI एक्ट ऑफ 1955 के ज़रिए, और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। RBI ने इसमें 60% स्टेक ले लिया। SBI क्या है? SBI एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर बात आती है कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट की, जो 1957 में बनी थी। कहाँ पे? केरला में। CPI पार्टी ने बनाई थी। उसके हेड थे EMS नंबूदिरीपद, एंड ये प्रीमेच्योरली डिसॉल्व कर दी गई थी प्रेसिडेंट द्वारा अंडर आर्टिकल 356। जो स्टेट ऑफ केरला है वो कब बनी थी? वो 1956 में बनी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। और अगले ही साल इसमें जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उसमें CPI ने अपनी सरकार बनाई थी। फिर बात आती है गोवा की। गोवा इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बना कब? 1961 में। गवर्नमेंट ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, किस लिए? ताकि गोवा को पोर्तुगीज से फ्री किया जा सके। गोवा के साथ साथ दमन एंड दीव को भी पोर्तुगीज से छुड़वाया था भारत सरकार ने। दमन एंड दीव से अलग करके इसको 1987 में अलग स्टेट बना दिया गया था। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग be declared null and void? Third schedule of India, fifth schedule of India, ninth schedule, 12th schedule.
इन दिस केस करेक्ट आंसर इज 5th शेड्यूल। यानी इस चीज़ से क्या कौन डील करता है, जो 5th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है किस बारे में, जो प्राइवेट पार्टीज को ट्राइबल लैंड ट्रांसफ़र की जाती है माइनिंग के लिए, उस चीज़ को इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। 5th शेड्यूल क्या है। 5th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इनसे डील करता है। कौन सी स्टेट्स में, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर को छोड़ के बाकी जिन स्टेट्स में ये एरियाज हैं, वो टोटल 10 स्टेट्स हैं। ऑलरेडी हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन वॉच लेक्चर नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 1। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन आई बटन। फिर बात आती है 3rd शेड्यूल की। 3rd शेड्यूल में ओथ और एफर्मेशन है किसके लिए, जो मिनिस्टर्स हैं यूनियन और स्टेट के, जो इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर उसके बाद एमपी और एमएलए, देन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कैग। इन सब की ओथ एंड एफर्मेशन, इनको क्या ओथ लेनी है, उसमें क्या कंटेंट बोलना है, वो सब बातें लिखी हुई हैं। देन कम्स 9th शेड्यूल, जिसमें क्या है, जिसमें लिस्ट है किसकी, सेंट्रल और स्टेट लॉज की, जो कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। इसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है लेक्चर नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 1 में। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। देन कम्स 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल क्या है, उसमें पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंशनड है। इसकी म्यूनिसिपैलिटीज़ की, ये ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो 1992 में पास किया गया था, लेकिन ये लागू हुआ था 1993 में। इसके द्वारा आर्टिकल 243W ऐड किया गया था, जिसमें 18 आइटम्स हैं, और इसने पार्ट 9A भी ऐड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो आइटम्स हैं वो किससे डील करते हैं, अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड, टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड देन प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड्स एंड ब्रिजेस, वाटर, पब्लिक हेल्थ, वेस्ट मैनेजमेंट एट्सेट्रा। ये सभी आइटम्स इस लिस्ट में मेंशन्ड हैं। थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, as per recent amendment to the Indian Forest Act 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on the forest areas. Number 2, as per the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006, bamboo is a minor forest produce. Number 3, the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only, 1, 2 and 3. इस केस में हमारा सही आंसर है बी, यानी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट गलत है। ये देख लेते हैं क्या है सेकंड स्टेटमेंट, कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है, उसमें बैम्बू एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। ये बिल्कुल सही बात है, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने देखा तो यू विल बी एबल टू मार्क इट राइट। सेकंड क्या है, कि ये अलाउ करता है किस चीज़ को, ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में लाया गया था, उसमें राइट टू फेल बैम्बूज ग्रोन ऑन नॉन फॉरेस्ट एरियाज, राइट, नॉट ऑन फॉरेस्ट एरियाज, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। एक्सप्लेनेशन में इस एक्ट के बारे में और जानते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्यों इसको लाया गया। ये एक एक्ट है या लॉ है जिसको कौन लेके आया, ब्रिटिश ने जिसको बनाया था। क्यों, फॉरेस्ट पे कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकें। मेन कॉलोनियल इंटरेस्ट उनका क्या था, कि उनको लकड़ी चाहिए थी, किस चीज़ के लिए, रेलवे के लिए, रेलवे की लाइन बिछाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे के नेटवर्क को
वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फैला सकें। क्यों ज़रूरत थी उनको रेलवे की? ताकि वो ट्रूप्स को, जो भी फौज थी उनकी, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट इजीली करवा सकें और गुड्स की मूवमेंट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ट्रेड में उनको फ़ायदा हो। इसके अलावा पिछले जो भी लॉ थे इससे पहले, उनको कंसोलिडेट किया जा सके और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी मूवमेंट पे, उसके ट्रांजिट पे कंट्रोल किया जा सके। क्या की फीचर्स हैं इस एक्ट के? नंबर 1, ये किस पे बेस्ड है? फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 पे बेस्ड है। उसमें क्या किया गया था कि ब्रिटिश को इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर क्लेम दे दिया गया था, उनके पास पावर थी कि किसी भी ज़मीन को फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं और उस पर रूल बना सकते हैं। सेकंड जो है कि ये फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 पे भी बेस्ड है, जिस एक्ट में 3 कैटेगरीज बना दी गई थी फॉरेस्ट की: रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट्स। इन एडिशन टू दिस, ये एक्सटेंड करता है किसको? स्टेट के कंट्रोल को फॉरेस्ट पे, और जो लोगों के राइट्स हैं फॉरेस्ट पे उसको कम करता है। देन इट डिफाइंस द प्रोसीजर टू डिक्लेयर एन एरिया एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। मतलब रिजर्व फॉरेस्ट को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, और वहाँ पे लोकल एरिया के जो लोग हैं उनको भी प्रोहिबिट यानी पाबंदी है उनके जाने पर भी, एक्सेप्ट दोज अलाउड बाय फॉरेस्ट ऑफिसर बाय एन एग्रीमेंट। देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को भी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है ताकि स्टेट अपना कंट्रोल कर सके किस चीज़ पे? जो भी रेवेन्यू रेजिंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे टिम्बर है, फ्रूट्स हैं, ये सब पे स्टेट अपना कंट्रोल कर सके। इसके बाद विलेज फॉरेस्ट आते हैं। विलेज फॉरेस्ट भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं, जो किसी विलेज कम्युनिटी को दिए जाते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में से। इन एडिशन टू दिस देयर इज़ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसका काम क्या होता है कि जो भी राइट्स क्लेम कर रहा है उनको इन्वेस्टिगेट करना और कोई भी लैंड उसको एक्वायर करना फॉरेस्ट के लिए, गवर्नमेंट के लिए। कुछ एक्टिविटीज़ प्रोहिबिट कर दी गई हैं, इलीगल डिक्लेयर कर दी गई हैं इन फॉरेस्ट में, जैसे फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग रूट्स एंड फ्रूट्स, ग्रेजिंग कैटल, कटिंग वुड एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इस एक्ट को 1988 में और 1996 में अमेंड किया गया था। जो इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल है 2018 का, उसमें मेनली 3 प्रोविजंस हैं कि वो परमिट करता है किस चीज़ को? बैम्बू की फैलिंग को नॉन फॉरेस्ट एरियाज में सिर्फ, नॉट इन फॉरेस्ट एरियाज, ओनली इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज। इट एग्जेम्प्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंड। इस चीज़ से, इस एक्ट के प्रीव्यू से कुछ लैंड को बाहर रखता है। कौन सी को? जो भी इंडियन बॉर्डर एरियाज़ में 100 किलोमीटर के अंदर आती है, ताकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। और जो भी स्मॉल रोड साइड एमिनिटीज़ हैं और पब्लिक रोड्स हैं, किसी हैबिटेशन के लिए जो पब्लिक रोड जाते हैं। और क्या अलाउड है इसमें? जूज, सफारीज एंड इको टूरिज्म की फैसिलिटी भी अलाउड है। इन एडिशन टू दिस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006 has been already discussed in lecture number 24, question number 3. Link will be given in I button. You can visit and watch. Moving to our next question. In India, which of the following review the independent regulators in sectors like telecommunications, insurance, electricity, etc.? Number 1, ad hoc committees set up by the parliament. Number 2, parliamentary department related standing committees. Number 3, finance commission. Number 4, Financial Sector Legislative Reforms Commission. Number 5, Niti Aayog. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2, 1, 3 and 4, 3, 4 and 5, 2 and 5. इस केस में सही आंसर है ए, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ठीक है, बाकी इस कैटेगरी में नहीं आते। किस कैटेगरी में? कि कौन सी अथॉरिटी रिव्यू करती है? जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में, इंश्योरेंस में, इलेक्ट्रिसिटी में, उनको रिव्यू करने वाली अथॉरिटी कौन है? नंबर 1, एडॉक कमिटीज़ जो पार्लियामेंट सेटअप करती हैं उनको। ये टेम्परेरी कमिटीज़ होती हैं जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़।
ये स्टैंडिंग कमिटीज़ परमानेंट नेचर की होती हैं जिनको हर साल सेटअप किया जाता है। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल से बात करेंगे। देन फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एंड नीति आयोग आर नॉट रिलेटेड टू इट, बट स्टिल वी विल टॉक अबाउट देम टू नो अबाउट देम। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या हैं? ये स्मॉल लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं जो पार्लियामेंट को उसकी फंक्शनिंग को अच्छी तरह से करने में असिस्ट करती हैं। इनके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और लेक्चर 11 क्वेश्चन 3 एंड लेक्चर 12 क्वेश्चन नंबर 4 में भी इनके बारे में बात हो चुकी है। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन। ये कमिटीज़ दो टाइप की होती हैं मेनली। स्टैंडिंग कमिटी जो परमानेंट नेचर की होती हैं, एड हॉक कमिटीज़ जिनको टेम्परेरी तौर पे बनाया जाता है कोई काम करवाने के लिए, उसके बाद उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन 2G स्पेक्ट्रम, इट वाज एन एड हॉक कमेटी। फिर आती है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। ये इनिशियली 17 थी 1993 में, बाद में इनकी नंबर बढ़ा के 7 और इंक्रीज कर दिया गया था 2004 में सॉरी। उसके बाद इनका टोटल नंबर हो गया था 24, यानी अभी टोटल 24 स्टैंडिंग कमेटी हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड, जिनमें से 16 आती हैं लोकसभा के अंडर में और 8 हैं राज्यसभा के अंडर में। और हर कमेटी में 31 मेंबर्स हैं। उन 31 मेंबर्स में 21 मेंबर्स लोकसभा से हैं और 10 मेंबर्स राज्यसभा से हैं। ये मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, यानी लोकसभा के केस में स्पीकर इनको नॉमिनेट करता है और राज्यसभा के केस में चेयरमैन। इनमें मिनिस्टर को मेंबर नहीं बनाया जा सकता। इनका काम क्या है इन कमिटीज़ का? ये इंश्योर करना कि एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल रहे, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, स्पेशली इन फाइनेंशियल मैटर्स। ये इंश्योर करना इसका काम है कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल रहे और बजट अच्छी तरह से डिस्कस हो सके। इनको हर साल सेटअप किया जाता है। फिर बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 में इसके बारे में बात हो रखी है। इसको प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं एवरी 5 ईयर। ये एक क्वासी जुडिशल बॉडी भी है। इसका मेन काम क्या है कि इम्पार्शियल वे में सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे हों, जो भी फाइनेंशियल हैं रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारा कैसे हो, ये सब मतलब डिटरमाइन करना, उसके बारे में एडवाइस देना, रिकमेंडेशन देना, जो कि बाइंडिंग नहीं है सरकार पे। इसमें मेंबर कौन कौन है? चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स, जिनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और उनकी क्वालिफिकेशन और टेन्योर कौन डिटरमाइन करता है? वो भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। एंड दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। देन कम्स फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ये एक बॉडी है जिसको किसने सेटअप किया था? गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। कब? 2011 में। क्यों? ताकि ये रिव्यू कर सके और रीराइट कर सके किस चीज़ को? जो लीगल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। इसके चेयरमैन कौन थे? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट BN श्रीकृष्णा। देन कम्स नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक एपेक्स थिंक टैंक है जो कब सेटअप किया गया था? 2015 में, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। इसका मेन काम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैटलाइज करना, उसको बूस्ट करना, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट इंश्योर करना और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। PM इसके चेयरपर्सन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017? नंबर 1, pregnant women are entitled for 3 months pre-delivery and 3 months post-delivery paid leave. Number 2, enterprises with CRISIF must allow the mother maximum 6 CRIS visits daily. Women with 2 children get reduced entitlements. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only.
2 only, 3 only, 1, 2 and 3. इन दिस केस करेक्ट आंसर इज सी, यानी सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ठीक है एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन किस बारे में है? जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है इनिशियली 1961 में लाया गया था, 2017 में इसमें अमेंडमेंट करके कुछ सुधार किए गए हैं। वो सुधार क्या हैं उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। इस क्वेश्चन में देखते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 months प्री डिलीवरी एंड 3 month पोस्ट डिलीवरी। दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज उनकी जो लीव है वो पहले 12 वीक्स थी, अब उसको 26 वीक्स कर दिया गया है। एंड सेकंड इज एंटरप्राइजेज विद क्रीसेस मस्ट अलाउ मदर minimum 6 crisis visit daily. It is also wrong because 4 visits are allowed including interval hours, and this is true. Women with 2 children get reduced entitlements. क्या है वो entitlements, उनके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961। ये क्या है? ये पार्लियामेंट का एक एक्ट है। कब इसको लाया गया? 1961 में। क्यों? ताकि एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट किया जा सके। जिन एस्टेब्लिशमेंट में या जिन संस्थाओं में वुमेन काम कर रही हैं और उनके चाइल्ड बर्थ से पहले और बाद में उनकी एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखा जा सके। इन एडिशन टू दिस कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जा सकें। इसको 2017 में अमेंड किया गया था। क्या की प्रोविजंस हैं? नंबर 1, ये एप्लीकेबल है टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट। क्या क्या मतलब? फैक्ट्रीज जो हैं, माइंस हैं, प्लांटेशंस हैं, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हैं, शॉप्स हैं, या कोई और एस्टेब्लिशमेंट जो लॉ के द्वारा प्रोवाइड की गई है या सेंटर द्वारा नोटिफाई की गई है। सेकंड, ये मैंडेटरी है सभी एम्प्लॉयर्स के लिए। क्या? कि भाई वुमेन को एजुकेट करें। जब भी आप उनको ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो उनको क्या क्या मैटरनिटी बेनिफिट्स वहाँ अवेलेबल हैं लॉ के अकॉर्डिंग, उसके बारे में उनको एजुकेट करें, अवेयर करें एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। थर्ड इज़, कौन कौन एलिजिबल हैं इस एक्ट के अंदर? ए वुमेन मस्ट हैव बीन वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 80 days विद इन द पास्ट 12 months। यानी पिछले 1 साल में कम से कम 80 दिन उसमें उस संस्था में उनको काम करना होगा जो भी वुमेन बेनिफिट सीख करने की ट्राई कर रही है। देन कम्स पेड मैटरनिटी लीव। उसको इंक्रीज कर दिया गया उस ड्यूरेशन को। पहले वो 12 वीक्स थी, अब 26 वीक्स कर दिया गया इस अमेंडमेंट के द्वारा। ये सिर्फ बायोलॉजिकल मदर्स के लिए है 26 वीक, यानी वो 26 वीक्स में से 8 months पहले ले सकती हैं डिलीवरी से पहले और बाकी बाद में। लेकिन जो भी वुमेन ऑलरेडी जिनके 2 बच्चे हैं वो सिर्फ 12 वीक्स ही पेड मैटरनिटी लीव मांग सकती हैं, एंड 12 वीक्स ही वो ले सकती हैं जो बच्चे को अडॉप्ट कर रही हैं या जो कमीशनिंग मदर्स हैं। इन एडिशन टू दिस देयर इज़ वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन ऑल्सो। ये डिपेंड करेगा कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का काम है, ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं। उसको बाद में 26 वीक की लीव के बाद में वुमेन यूटिलाइज कर सकती हैं अपने एम्प्लॉयर से बात करके। सिक्स्थ इज मेक कृषि फैसिलिटी मैंडेटरी फॉर एवरी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 30 वुमेन और 50 एम्प्लॉयज़। इस फैसिलिटी को मैंडेटरी कर दिया गया है और इसमें कम से कम दिन में 4 विजिट्स अलाउड हैं। जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे आधे आधे घंटे के 2 ब्रेक देने होंगे। ये मैंडेटरी है। थैंक यू।